नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 8 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए, जॉन मिचेल का कोट है। जॉन मिचेल देखो ये बोलते हैं, हमारा लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है ना, वो डिटरमाइन करता है कि लाइफ का हमारे प्रति एटीट्यूड कैसा होगा। देखो कोट को मैं आपको समझाता हूं, 2-3 सिंपल यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखें। अब जैसे देखो, एक स्टूडेंट जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है, वो ये बोलेगा इतना सारा सिलेबस है, कभी खत्म नहीं होगा। तो वो ना पढ़ाई को उतना सीरियसली नहीं लेता कि अरे कितना ही पढ़ लो उतना भी कम है। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो बोलेगा सिलेबस बड़ा है पर सिस्टमेटिक ढंग से मैनेज किया जा सकता है। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो स्टूडेंट है ना, वो सिलेबस को चंक्स में डिवाइड करके रेगुलर स्टडी प्लान बनाकर और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके सिलेबस को कवर कर लेगा। लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड वाला स्टूडेंट रोता ही रह जाएगा। आप एक और एग्जांपल देखिए, जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला स्टूडेंट है ना, वो मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने पर ये बोलेगा अरे यार मेरे से कभी नहीं क्लियर होगा, हमेशा मेरे मार्क्स कम आते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिसका इस केस में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, वो बोलेगा मॉक टेस्ट से अब पता चल गया कि कहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अब मैं टारगेटेड प्रिपरेशन कर सकता हूं। रिजल्ट क्या निकलेगा? जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला स्टूडेंट है, वो मॉक टेस्ट रिजल्ट्स को एनालाइज करेगा, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करेगा और उन पे फोकस करके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर लेगा। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला स्टूडेंट है, वो सिर्फ रोता रह जाएगा कि मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। इसीलिए देखो, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उनकी लाइफ में बदलाव आता है, लाइफ का उनके प्रति रवैया पॉजिटिव होता है। लेकिन जिनका एटीट्यूड नेगेटिव रहता है, फिर उनकी लाइफ में कोई फर्दर पॉजिटिव एक्शन नहीं होता और लाइफ भी फिर बेरुखी दिखा देती है उन लोगों के अगेंस्ट। तो ये कोट है। आज देखो यूपीएससी के एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, अदरवाइज अलग अलग डोमेन से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। और एथिक्स में एटीट्यूड वाला टॉपिक है, वहां से आप इस कोट को रिलेट कर सकते हो। यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकती है। अब देखो आर्टिकल्स की बात करें, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, हमारी इकोनॉमी में अभी क्या दिखते हैं। हमारी इकोनॉमी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए। 101 देश 1960 में ठीक उसी सिचुएशन में थे जैसे आज इंडिया है। वो भी डेवलप कंट्री बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए, उसमें से सिर्फ 23 बन पाए, बाकी नहीं बन पाए। तो इंडिया के साथ भी यही सिचुएशन हो सकती है। इंडिया को अभी से सजग रहने की आवश्यकता है। इकोनॉमी का आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी काम आ सकता है। कुछ लोग ना कंपैरिजन ड्रा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश में जैसे लाखों लोग सड़कों पे आ गए, उस समय की बांग्लादेश की पीएम के अगेंस्ट धावा बोल दिया, उनके घर में घुस गए। क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? क्या इंडिया में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जैसी आज के समय में बांग्लादेश में है? डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आर्टिकल, यूएस की एक कोर्ट ने ना गूगल के अगेंस्ट फैसला दिया है कि गूगल ने ना एंटी ट्रस्ट लॉज का वायलेशन किया है। और इंडिया में भी जो स्टार्टअप लॉबी है ना, उन्होंने गूगल की एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट शिकायत की है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट इशू है, इसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल, 2047 से पहले इंडिया की इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के सपने से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ना, कई बार हम हमारे देश के इकोनॉमी को लेके ना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब हम हमारे देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमारे देश की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7+% की ग्रोथ रेट है। 21वीं शताब्दी जो है वो भारत की शताब्दी है, इंडिया सेंचुरी है। और हम इसे ना ग्रांटेड ले लेते हैं कि इंडिया में ग्रोथ तो आएगी ही आएगी, मतलब इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंडिया की इकोनॉमी को कोई रोकने वाला नहीं है और धीरे धीरे इंडिया डेवलप कंट्री बनेगा ही बनेगा। लेकिन देखो, राइटर बोलते हैं हमें ना जल्दी खुश होने की आदत है। आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं ना, हमारे से पहले भी बहुत सारे देश इसी मोड़ पर खड़े थे, लेकिन वो डेवलप कंट्री नहीं बन सके। उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की जिस वजह से वो डेवलप कंट्री नहीं बन सके।
और हमें भी देखो वो गलतियां नहीं रिपीट करनी है जो उन देशों ने की जिसकी वजह से वो डेवलप कंट्री नहीं बन सके लेकिन बहुत अच्छा कर रहे थे। तो इसके लिए ना राइटर अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर देखो 2047 तक देश की इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन का बनाना है ना, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमें चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंश्योर करने के चलते कई बार इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। राइटर बोलते हैं कि देखो हमारा देश जो है ना अभी फिलहाल डेवलपिंग इकोनॉमी है, और जब कोई देश तेजी से ग्रो करता है ना तो इनइक्वालिटी का बढ़ना लाजमी है। इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे देश फर्दर ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इनइक्वालिटी हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। राइटर बोलते हैं देखो 1990-91 से पहले ना, जब तक हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म नहीं आए थे, उससे पहले हमारे देश ने सोशलिस्ट मॉडल फॉलो करके रखा था। हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउ नहीं थी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? ग्रोथ रेट देश की बहुत कम थी, गरीबी बहुत कम थी। इवन एक डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हिंदू ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट बहुत कम थी ना 1991 से पहले कई दशकों तक, तो उसे नाम दे दिया गया था हिंदू ग्रोथ रेट। ये हालात थे। लेकिन जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1990-91 में, उसके बाद देखो कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए लिबरलाइजेशन की वजह से। यहां पर देखो 1991 से लेकर 2011 के बीच में जो गरीबी दर है वो 20% तक पहुंच गई। और 1991 से पहले जब हम सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे थे तो उस समय हमारे देश में गरीबी थी 50%। कुछ इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि आज ना इंडिया जो है ज्यादा अनइक्वल है एज कंपेरिजन टू 1991 से पहले। राइटर बोलते हैं देखो कॉन्क्रीट डेटा तो नहीं है, लेकिन चलो मान भी लें कि इंडिया 1991 से पहले अगर कंपेयर करें तो आज के समय में ज्यादा इनइक्वालिटी है इंडिया में। बट एक चीज हर कोई ये मानेगा डेटा के बेस पे, 1991 से पहले इनकम के लैडर में जो सबसे नीचे लोग आते थे ना, वो आज के समय में ज्यादा वेल ऑफ हैं। मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स का देखो गरीब से गरीब लोगों को फायदा हुआ है, वो आज के समय में ज्यादा वेल ऑफ हैं, उनका इनकम लेवल पहले के कंपैरिजन में अच्छा है। और ये बात सच है, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी कुछ लोग ज्यादा वेल्थ जनरेट करेंगे, इस वजह से इनइक्वालिटी बढ़ेगी। बट मीनवाइल देखो इसे एड्रेस किया जा सकता है, बट फोकस हमारा ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। इसके बाद राइटर देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं, देखो 1990-91 के बाद जो रिफॉर्म्स आए थे ना, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फायदा हम उठा चुके हैं। उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से आईटी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई। आईटी इंडस्ट्री ने देश की इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट किया, खास करके 2000 से लेकर 2010 के बीच में। बट अब बड़े स्केल पे रिफॉर्म्स आने चाहिए। आज के समय में हमारे देश की इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी आप देख लीजिए, 46% हमारे देश की लेबर फोर्स आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में कितना है? सिर्फ और सिर्फ 18%। तो सोच के देखिए, देश की इकोनॉमी में इतनी बड़ी वर्कफोर्स जो है वो ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जो देश की इकोनॉमी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरी गड़बड़ आप देखिए, फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन। हमारे देश में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 37% है, बहुत ही कम। अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना दूसरे देशों से, चाइना से, वियतनाम से, जापान से, इन देशों में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखो 60 से 70% के बीच में है। इवन देखो कुछ एक्सपर्ट्स तो 37% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे भी क्वेश्चन उठाते हैं। 2019 से पहले ये 26% था और कोविड-19 की महामारी के बाद सिर्फ 19%। तो यहां पे देखो बहुत पोटेंशियल हम यूज कर सकते हैं, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन जानते हो कितनी है? 950 मिलियन, लेकिन इनमें से सिर्फ आधे एम्प्लॉयड हैं। सोच के देखिए, बाकी आधे भी हम एम्प्लॉय कर लें तो कितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हों, देश की इकोनॉमी में कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं, हम देखो एशियन टाइगर से सीख सकते हैं। इन्होंने कैसे बहुत तेजी से ग्रो किया। देखो
इनका मॉडल ये रहा एशियन टाइगर्स का, जैसे साउथ कोरिया का, ताइवान का, जापान का, वियतनाम का, लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एक्सपोर्ट। ये कीवर्ड्स आप याद रख लीजिए, इनका मॉडल यही है। क्योंकि देखो 1960 से 1990s के बीच में ना यहां पे ना लो स्किल्ड लेबर काफी थी, तो ना इन देशों ने यानी एशियन टाइगर्स ने क्या किया, लो स्किल्ड लेबर का यूज किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उन लो स्किल्ड मजदूरों का यूज किया। और देखो वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी ना वो इस प्रकार से ओपन की गई ताकि ना उनसे एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब इन देशों ने ये डिसाइड कर लिया हम ना हमारी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, जिस एरिया में हमारी स्ट्रेंथ है ना उस पे हम खेलेंगे, और जिस चीज में हमारी स्ट्रेंथ नहीं है उन चीजों को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ वाले एरिया पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया, फिर वहां से एक्सपोर्ट होने लगा। और इसके चलते 1960 से 1990 के बीच में इन देशों की इकोनॉमीज जो है ना डबल डिजिट ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी, और इसी का नतीजा निकला कि ये देश डेवलप हो गए। इस पॉइंट को ना आप एक थ्योरी की सहायता से याद कर सकते हो, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये बोलती है किसी भी देश को ना उन चीजों को प्रोड्यूस करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिसमें उनका एडवांटेज है, और बाकी चीजों को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया का एडवांटेज किसमें है? इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है लो स्किल्ड लेबर। हमारे पास में बड़े मजदूर ऐसे हैं जिनके पास में स्किल नहीं है और उनको हम स्किल दे नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फोकस करना होगा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लो स्किल्ड लेबर को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो यहां पे इंडिया ज्यादा फोकस करे। इसी के साथ फिर दूसरी थ्योरी है यहां पे एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ मॉडल। अब इन एशियन टाइगर्स ने ना एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस किया। एक्सपोर्ट पे फोकस करने से ना इन देशों की इकोनॉमी की ना ओवरऑल ग्रोथ सुनिश्चित हुई, तो हमें भी ना एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 1990 से 2011 के बीच में एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में 7% से बढ़ के 25% तक हो गया है, जो कि अच्छी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, अभी देखो कोविड की महामारी के बाद ना बहुत सारे देश ना जैसे जापान है, यूएस है, वो उन देशों की कंपनी ना चाइना को छोड़ना चाहती हैं। वो या तो चाइना को छोड़ना चाहती हैं या फिर चाइना के साथ साथ किसी और देश को अपना सेंटर बनाना चाहती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब चाइना +1 की स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रही हैं कि चाइना के साथ साथ किसी और देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी होनी चाहिए। तो इंडिया के पास मौका है, बट इंडिया ना प्रोटेक्शनिज्म फॉलो ना करे। प्रोटेक्शनिज्म मतलब इंडिया चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पे अगर टैरिफ इंक्रीज करेगी ना, टैक्स ज़्यादा लगाएगी, तो इससे होगा क्या, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए तो उनको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि चाइना का माल इंडिया में महंगा आएगा और हमारे देश की कंपनीज का माल ज़्यादा सस्ता होगा और वो ज़्यादा बिकेगा। लेकिन ना लॉन्ग टर्म में उन्हें नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में देखो वो कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगी, कंपटीशन नहीं होगा चाइना के माल से, तो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी, वो इनोवेशन नहीं लेके आएंगी। और देखो कई बार होता ये है, जब हम दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पे टैरिफ इंक्रीज कर देते हैं ना, तो रॉ मटेरियल भी महंगा इंपोर्ट हम करते हैं। जब हम देखो रॉ मटेरियल यानी इनपुट ही महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी महंगा होगा, और इससे फिर एक्सपोर्ट भी प्रभावित होता है। तो फिर जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल है ना वो सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए सरकार को पॉइंट ये है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज नहीं अपनानी चाहिए। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ही हमारे देश में ग्रोथ सुनिश्चित हुई और प्रोटेक्शनिज्म से कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद राइटर इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं मिडिल इनकम ट्रैप का। देखो आज इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो लो मिडिल इनकम में आती है, और हम डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं 2047 आते आते, यानी हाई इनकम कंट्री हम बनना चाहते हैं। बट डेटा आप देखिए 1960 में ना 1960 में 101 देशों की जो इकोनॉमीज थी ना वो मिडिल इनकम कैटेगरी में आती थी, लेकिन 101 में से ना सिर्फ 23 देशों ने हाई इनकम स्टेटस हासिल किया 2023 आते आते। और 101 में अगर 23 माइनस कर दें, बाकी जो देशों की इकोनॉमीज है ना कितने हुए, 78 हो गए ना। 78 देशों की जो इकोनॉमीज हैं वो कभी हाई इनकम तक पहुंची नहीं इसकी। ऐसा क्या हो गया?
क्यों कुछ देशों की इकोनॉमी अपने मिडिल इनकम के ट्रैप को पार नहीं कर पाती और यहां पे फंस के रह जाती हैं, वो अभी हम जानेंगे। लेकिन आप एग्जांपल देखिए, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये कुछ ऐसे देशों की इकोनॉमी है जो मिडिल इनकम ट्रैप से फंस के बाहर चली गई और आज के समय में हाई इनकम कंट्रीज हैं। लेकिन देखो, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे ये देश को, इन देशों की जो इकोनॉमी है ना, वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह गई। होता देखो क्या है, जैसे इंडिया है, इंडिया लोअर मिडिल इनकम में आता है। अब इंडिया का एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, लो स्किल लेबर, ये इंडिया का एडवांटेज है। अब देखो, इंडिया का एडवांटेज क्या है, लो स्किल लेबर। बट जैसे जैसे कंट्री ग्रो करती है ना, वेजेस बढ़ते जाते हैं, यानी दिहाड़ी जो है, सैलरी जो है, तनख्वाह जो है, वो बढ़ती जाती है। अब एडवांटेज ही लो स्किल लेबर था, जिसकी वजह से बाहर की कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा रही थी, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। बट जैसे जैसे कंट्री ग्रो की, इनकम लेवल इंडिया में बढ़ गया, यानी लेबर महंगी हो गई, तो इंडिया का जो एडवांटेज है ना, वो चला गया। फिर फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी सिर्फ इसी कारण से कि इंडिया में लेबर सस्ती है, वो इंडिया को छोड़ के उस देश में चली जाएंगी जहां पे लेबर सस्ती है। हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री कौन है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, वहां पे लेबर अभी भी सस्ती है, जबकि इंडिया में वेजेस महंगे हो गए। तो मतलब इंडिया ने अपना एडवांटेज खो दिया। मतलब एक तरफ देखो, लोअर एंड सेक्टर में आपके पास में एडवांटेज था, वो आपने खो दिया, जबकि हायर टेक सेक्टर में आप इतने कॉम्पिटिटिव हो नहीं। जैसे कि देखो, हाई टेक सेक्टर में ना, अब डेवलप कंट्रीज के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी और बिल्कुल स्किल्ड लेबर फोर्स होती है, जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज के पास में नहीं होती है। अभी क्या इंडिया, आप बताइए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। यूएस, जापान, साउथ कोरिया इस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहे हैं। तो मिडिल इनकम कंट्रीज ना बीच में फंस के रह जाती हैं, लेबर वहां पे महंगी हो जाती है, वो एडवांटेज खत्म हो जाता है, और डेवलप कंट्रीज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास में होती नहीं है, तो वो बीच में फंस के रह गए। राइटर सजेशन भी देते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप से इंडिया कैसे बच सकता है। मिडिल इनकम ट्रैप से देखो, इंडिया ऐसे बच सकता है, इंडिया को ना मार्केट लेड इकोनॉमी चाहिए, जहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छे से फले फूले। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हमें चाहिए हमारे देश में। सरकार कम से कम चीजों में इंटरफेयर करे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार लेके आए। बिजनेस करना हमारे देश में आसान होना चाहिए। इसके अलावा देखो, सरकार स्किल पे फोकस करे, R&D में इनोवेशन लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करे, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लेके आए, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे। जैसे अभी IT सर्विसेज पे हमारी देश की इकोनॉमी काफ़ी डिपेंडेंट थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ पे सरकार फोकस कर सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। इसके बाद देखो, राइटर एक और थ्योरी देते हैं, क्लस्टर थ्योरी। क्लस्टर थ्योरी के अनुसार देखो, जो सेम इंडस्ट्रीज है ना, उनको अगर ज्योग्राफिकली आप एक ही जगह पे इस्टेब्लिश करवाओगे ना, एक क्लस्टर के अंदर अंदर, तो इससे ना प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ती है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो, IT क्लस्टर है। IT क्लस्टर कौन सी सिटी है हमारे देश में? बेंगलोर। अब बेंगलोर में ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वाइल्ड फील्ड एरियाज में ना बहुत सारी सैकड़ों IT कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, और स्पोर्टिंग सर्विसेज हैं। IT कॉलेजेस आपको मिलेंगे, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। मतलब IT इंडस्ट्री से रिलेटेड ना अलग अलग कंपनीज आपको मिलेंगी वहां पे। तो इसका फायदा होता है, एक ही क्लस्टर में सेम डोमेन की सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज। उसी प्रकार से देखो, हमारे देश में हैदराबाद है। हैदराबाद किस लिए है? हैदराबाद देखो मेडिसिन के लिए फेमस है। यहां पे ना बड़ी बड़ी मेडिसिन की कंपनीज आपको मिलेंगी, वैक्सीन बनाने वाली लैब्स यहां पे आपको मिलेंगी, रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट्स यहां पे मिलेंगे। तो फायदा यह है, दुनिया की 1/3 जो वैक्सीन है ना, वो हैदराबाद से आती हैं, और कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन भी यहीं पे बनी थी। इवन एक और एग्जांपल ले लीजिए, इवन प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेन्नई को ना डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोलते हैं। डेट्रॉइट एक शहर है US का, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है। तो कार क्लस्टर है चेन्नई। बड़ी बड़ी कार कंपनीज जैसे हुंडई, फोर्ड यहां पे है। कार पार्ट्स बनाने वाली छोटी छोटी कंपनीज यहां पे हैं। कार एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल पोर्ट है यहां पे।
तो इसका फायदा यह है कि चेन्नई से ना इंडिया की 30% कार एक्सपोर्ट होती हैं और बहुत सारे लोग कार इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बन गए हैं। तो यह फायदा होता है क्लस्टर्स का। इसके अलावा सरकार को ना प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। आप बोलोगे सर ये प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देखो, आपने पेन ड्राइव लगाया लैपटॉप में, तो एकदम से आप पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो, कोई स्पेशल ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल क्लस्टर्स में ऑफिस बिल्कुल तैयार है बने बनाए, वेयर हाउस बिल्कुल तैयार है बने बनाए, कोई भी कंपनी सिर्फ यहां पे आए और काम चालू कर दे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए टाइम ना लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ पहले से तैयार है, ऑफिस अवेलेबल है, वेयर हाउस अवेलेबल है, स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है, कोरियर वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी हमारे राज्यों में पता क्या दिक्कतें आती हैं? पावर कॉस्ट काफी ज्यादा है, लॉजिस्टिक यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना काफी महंगा पड़ता है, क्रेडिट लेने में मुश्किल आती है, लोन लेने में दिक्कत आती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी काफी लो है और बहुत सारी कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को बहुत सारे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, कंप्लायंस काफी ज्यादा है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। लास्ट में कंक्लूजन में बहुत बढ़िया बात राइटर बोलते हैं, इंडिया के बारे में ना पॉलिसी सर्कल्स में एक बात गूंजती है, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि देख के मुंह में पानी आ जाए, लेकिन देखो चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि आंखों में आंसू आ जाएं। ये दिक्कत है इंडिया के साथ में। लेकिन देखो विश्व गुरु हमें हमारे देश को बनाना है तो फॉरवर्ड थिंकिंग की आवश्यकता है, फॉरवर्ड थिंकिंग की जरूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार से लाखों लोगों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कूच किया और वो लाखों प्रोटेस्टर्स बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एकदम से देश छोड़ के जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए और लाखों लोग पीएम आवास में घुस गए। इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली। ये तो चलो बांग्लादेश की बात है। इवन जब तालिबान ने अटैक किया था काबुल के ऊपर, तो उस समय अशरफ घनी को भी एकदम से देश छोड़ के जाना पड़ा था, यूएई में शरण लेनी पड़ी थी। और कुछ समय पहले की बात है, श्रीलंका के उस समय के राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, उनको भी एकदम से देश छोड़ के जाना पड़ा था। तो क्वेश्चन ये उठता है, ये जो केसेस हमारे पड़ोसी देशों में सामने आए, क्या भारत में भी इसी प्रकार की पिक्चर्स देखने को मिल सकती हैं? मतलब ये आर्टिकल, ये इशू एक प्रकार से टेस्ट की तरह है। टेस्ट सिर्फ हमारे देश की पॉलिटी का नहीं है, टेस्ट हमारे देश की आर्मी का है, टेस्ट हमारे देश की इकोनॉमी का है, टेस्ट हमारे देश की सोसाइटी का है। तो हम इस आर्टिकल में एनालाइज करते हैं, क्या इंडिया इस टेस्ट में पास होता है या फेल होता है। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा एक किस्सा बताता हूं। एक राइटर है, फेमस राइटर है अपूर्व कुंडू, उन्होंने ना एक बुक लिखी है, मिलिट्रिज्म इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने ये मेंशन किया है कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी ना 1975 से 1977 के बीच में, तो उस समय ना सरकार ने आर्मी को ये बोला था कि आप ना इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करने में हमारी मदद करिए। तो उस समय टी.एन. रायना जनरल थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि आर्मी पॉलिटिक्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगी और उन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में से दूर रहें और कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दें। देखो इमरजेंसी इंडिया की डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था। फिर भी इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी सिचुएशन नहीं हुई, क्योंकि इंडियन आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल और बिल्कुल एपॉलिटिकल है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन यही उठता है कि कुछ एक्सपर्ट्स या फिर सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो बांग्लादेश की सिचुएशन के साथ कंपैरिजन आखिरकार कर ही क्यों रहे हैं। देखो इसके काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेश में शुरुआत में स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था ना, वो बढ़ती हुई बेरोजगारी के अगेंस्ट चल रहा था और उनका ये कहना था कि जॉब्स ऑलरेडी कम है, 30% रिजर्वेशन का प्रावधान जो हाईकोर्ट ने रिवाइव किया है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और भी कम बचेंगी। उसी तरीके से देखो इंडिया में भी पिछले कुछ सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हुआ है, जॉब्स की कमी है और इसी वजह से देश के अलग अलग राज्यों में ना रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट भी देखने को मिली है। जैसे
मूवमेंट देखने को मिली है रिजर्वेशन के लिए, और हरियाणा में जाटों ने मूवमेंट की रिजर्वेशन के लिए। देश के अलग अलग इलाकों में, जैसे गुजरात में भी पटेल्स ने मूवमेंट की थी रिजर्वेशन के लिए। ये सब सिंबलाइज करता है जॉब्स की कमी है हमारे देश में, तभी ये मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। तो ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट आता है रिजर्वेशन पॉलिसी से संबंधित। एक बात जो बोली जा रही है लोगों के द्वारा कि देखो, शेख हसीना ने बांग्लादेश की आज़ादी के बाद अभी तक फ्रीडम फाइटर्स को जो रिजर्वेशन मिलता है उसको संभाल के रखा, जिससे लोग नाराज हो गए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे बांग्लादेश में, उनके पोते पोतियों को या फिर आगे जो भी वंशज हैं उनको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। इंडिया से कंपेयर किया जाता है। कुछ लोग इंडिया में भी नाराज रहते हैं कि एससी और एसटी कम्युनिटी में चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो बार बार रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया है। रिजर्वेशन का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, पेपर लीक से आता है, जहां इंडिया में बहुत सारे पेपर लीक्स हुए और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। नीट का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और इवन बांग्लादेश में भी स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें एक फैक्टर था पेपर लीक्स। तो देखो, कंपैरिजन अगर ड्रा करना आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे कंपैरिजन्स आपको मिल जाएंगे। एक कंपैरिजन आपको यह भी मिल जाएगा, शेख हसीना वहां पे पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री थी और अभी सेंटर में बीजेपी की तीसरी बार सरकार आई है। 15 साल तो नहीं हुए, लेकिन 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को। तो मतलब कंपैरिजन ड्रा करने बैठोगे तो कितने ही कंपैरिजन निकल जाएंगे। बट देखो, राइटर ये बोलते हैं बांग्लादेश में जो कुछ हुआ कि लाखों लोग सड़कों पर आ गए, उसके बाद उन्होंने राजधानी की तरफ कूच किया, इवन वायलेंस भी देखने को मिला। ये सब हमारे देश में राइटर के अनुसार मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसके पीछे राइटर बहुत सारे फैक्टर्स देते हैं। सबसे पहला, हमारे देश का संविधान। देखो, बांग्लादेश में जो संविधान है ना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में काफ़ी मल्टीपल चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल और सोशल टेंशन बढ़ते गए। जैसे कि देखो, बांग्लादेश के संविधान में जो 8वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, इसने बांग्लादेश में इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। यहां पर नीचे देखिए आप, बांग्लादेश ने 8वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। जबकि शुरुआत में जब बांग्लादेश बना था तो उस समय देखो, सेकुलरिज्म की वैल्यू पे फोकस किया गया था बांग्लादेश के संविधान में। फिर बांग्लादेश में 15वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, इसकी सहायता से एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिमूव कर दिया गया। बांग्लादेश में देखो, जब भी इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन के दौरान कुछ समय के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट होती है, अलग से गवर्नमेंट बनती है। रूलिंग पार्टी के टेन्योर के दौरान इलेक्शन नहीं करवाए जाते। इलेक्शन के दौरान रूलिंग पार्टी जो होती है वो सरकार से इस्तीफा दे देती है, फिर एक नई इंटरिम गवर्नमेंट बनती है सिर्फ उस पीरियड के लिए जब इलेक्शन हो रहे हैं, ताकि न्यूट्रलिटी को इंश्योर किया जा सके। पहले यह होता था, लेकिन 15वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस प्रोविजन को हटा दिया गया। इस 15वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से ही ऑपोजिशन देखो हर इलेक्शन को बाइकआउट कर रहा था। उनका यह कहना था कि पहले आप सरकार से इस्तीफा दो, एक न्यूट्रल इंटरिम गवर्नमेंट आनी चाहिए इलेक्शन के दौरान, तब हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। इवन यूएस और यूके भी बांग्लादेश को बोल रहे थे कि आप इस प्रोविजन को फिर से वापस लेके आओ, ताकि न्यूट्रल ढंग से इलेक्शन करवाए जा सकें। तो इस इशू ने बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया था, समझ गए। बट देखो, भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान काफी रिजिलियंट है। इसमें ना कई चेंजेस आए, लेकिन देखो 1973 में जो केशवानंद भारती केस में जजमेंट आया ना, उसके बाद कोई भी ना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे सेकुलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब अब हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसे कोई रिमूव नहीं कर सकता। और देखो एक चीज, इंडिया के इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है ना, बहुत ज्यादा है। मतलब बेशक हमारे देश में विपक्ष कभी कभी ईवीएम पे क्वेश्चन उठा देता है टाइम पास करने के लिए, लेकिन इस बार नहीं उठाई। इस बार कम सीट्स आई तो इस बार ईवीएम पे क्वेश्चन नहीं उठाए गए। लेकिन देखो, विपक्ष को भी पता है इंडिया के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी
पूरे वर्ल्ड में है। पूरा वर्ल्ड इंडिया के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी मानता है। कई बार इंडिया के इलेक्शन कमीशन को दूसरे देशों में बुलाया जाता है इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए, लेकिन बांग्लादेश में इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। समझ गए? तो ये चीज है। इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। देखो बांग्लादेश में ना जहां वन पार्टी रूल की टेंडेंसी थी, 15 सालों से एक ही पार्टी सत्ता में थी, अवामी लीग, और शेख हसीना पे डिक्टेटरशिप के आरोप लगे। लेकिन इंडिया में ना मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप देख लीजिए साउथ इंडिया में जो बीजेपी है उनको ना के बराबर सीट्स हासिल हुई हैं। कर्नाटक में थोड़ी बहुत सीट्स हासिल हुई हैं, बाकी 4 राज्यों में तो बहुत ही कम। इंडिया में वन पार्टी रूल सिर्फ आजादी के बाद था। जब नेहरू थे ना, तो उस समय आजादी के बाद कांग्रेस का बोलबाला था देश के अलग अलग राज्यों में और सेंटर में भी। लेकिन तब से लेके अभी तक मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर है। हाँ, ये बात सच है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई सारे राज्यों में जो रीजनल पार्टीज हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग हैं। और जब कोई पार्टी इलेक्शन हार जाती है ना हमारे देश में, तो वो देखो पावर ट्रांजिशन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। सिर्फ एक बार थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, इमरजेंसी लगी थी 1975 में। अदरवाइज देखो कभी ऐसा केस सामने नहीं आया कि जो पार्टी इलेक्शन हार गई है उसने गलत ढंग से पावर को अपने पास रखा, मना कर दिया कि नहीं हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। इवन देखो यूएस में भी आपको याद होगा ट्रंप जब इलेक्शन हार गए थे तो वहां पे उनके समर्थक सड़कों पे आ गए थे, कैपिटल हिल में उनके समर्थक घुस गए थे। ऐसा नज़ारा देखने को मिला। इंडिया में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखने को मिला। यूएस जैसा हारने वाली पार्टी आसानी से सत्ता छोड़ देती है। फिर इसके बाद मिलिट्री एंड गवर्नेंस की बात आती है। अगर देखो बांग्लादेश में मिलिट्री के रोल की बात करें, मिलिट्री का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है इंटरनल मैटर्स में। काफ़ी बार मिलिट्री ने वहाँ पे कू भी किया है, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। स्टीवन विल्किंसन बोलते हैं इंडिया में कू प्रूफिंग का कंसेप्ट है। मतलब समझ गए, सरकार आर्मी का देश के इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। अगर देश में कई बार इंटरनल इंस्टेबिलिटी आती भी है, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और पुलिस से वो चीज़ हैंडल नहीं होती है, तो ना सरकार फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, जैसे सीआरपीएफ वगैरह है, बीएसएफ है, इनका इस्तेमाल सरकार कर लेती है। आर्मी को ना इंटरनल मैटर्स में सरकार रेयरली इन्वॉल्व करती है, बहुत ही मुश्किल। इवन नक्सलिज्म की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सरकार आर्मी का इस्तेमाल नहीं करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का ही इस्तेमाल करती है। इंडिया की आर्मी बहुत प्रोफेशनल है और पूरा इतिहास है इंडिया की आर्मी का कि पॉलिटिक्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है इंडिया की आर्मी। फिर इसके बाद आता है सोशल स्ट्रक्चर। देखो इंडिया की सोसाइटी है ना हाईली डाइवर्स है। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग इंडिया में रहते हैं। तो ना डाइवर्सिटी की वजह से ना मुश्किल है कि लोग किसी एक मुद्दे पे एकजुट हो जाएं, बहुत ही मुश्किल है। जबकि बांग्लादेश रिलेटिवली होमोजीनियस सोसाइटी था, माइनॉरिटीज़ की संख्या काफ़ी कम, सारे मुस्लिम्स। तो ना किसी एक मुद्दे पे लोगों को मोबिलाइज करना आसान है। बट इंडिया में हमारी जो डाइवर्सिटी है वो सेफगार्ड करती है। किसी एक मुद्दे पे लोग एकजुट नहीं होते। हाँ देखो स्पोर्ट्स वाले इशू हो, कुछ और इशू हो, पेट्रोटिज्म का इशू हो, वो अलग बात है। अब जैसे विनेश फोगाट को कल पदक नहीं मिला, वो डिस्क्वालीफाई हो गई, पूरे देश को दुख हुआ, पूरा देश एकजुट हो गया। लेकिन बात यहां पे प्रोटेस्ट की मैं कर रहा हूं कि किसी एक मुद्दे का विरोध करने के लिए सभी के सभी लोग जो हैं सड़कों पे आ जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, उसकी संभावना काफी कम दिखती है। इवन देखो आप हिस्टोरिकल रीजंस देखिए, इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना वो एक वैल्यू पर बेस्ड था, नॉन वायलेंस। गांधी जी ने इसी चीज पे फोकस किया था। गांधी जी ने प्रोटेस्ट को लेकर इंडियंस का ना माइंडसेट ही चेंज कर दिया है कि हमें किसी भी हाल में वायलेंस का सहारा नहीं लेना है प्रोटेस्ट करने के लिए। और आज भी इंडिया में बार बार प्रोटेस्ट होते हैं ना, तो सारे प्रोटेस्ट को सिर्फ एक पैरामीटर से जज किया जाता है कि वो वायलेंट था या नॉन वायलेंट था। जैसे राजेंद्र नगर में भी अभी प्रोटेस्ट हुआ, पूरी तरह से नॉन वायलेंट। अगर वायलेंट होता तो प्रोटेस्ट की गरिमा खराब हो जाती, सिंपैथी खत्म हो जाती, फिर कोई प्रोटेस्ट उस प्रोटेस्ट का साथ नहीं देता। तो वायलेंस को हमारे देश में ना सपोर्ट नहीं किया जाता है। जैसे बांग्लादेश में लोगों ने वायलेंस की सहायता से तख्ता पलट कर दिया,
वो हमारे देश में होगा तो उसे लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, लोगों की सहानुभूति नहीं मिलेगी, लोग बोलेंगे कि यार वायलेंस की सहायता से जो कुछ किया गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। इसके बाद लास्ट में देखो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में डिसिमिलरिटी इवन इकोनॉमी में भी है। देखो बांग्लादेश की इकोनॉमी ने अच्छा ग्रो जरूर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कैपिटा इनकम भी उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन देखो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है ना, एक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी थी, टेक्सटाइल सेक्टर। और जैसे ही कोविड के बाद टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा ग्रोथ कम हुई, उसके सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो गए, जॉब्स चली गई लोगों की। लेकिन हमारे देश में ना हमारी इकोनॉमी काफ़ी रिजिलियंट है, 5वीं अभी सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारे देश की इकोनॉमी, और जल्द ही 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। सिर्फ एक सिंगल सेक्टर पे हमारे देश की इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए इंडिया जो है वो देखो हर लिहाज से देखें, इकोनॉमिकली देखें, पॉलिटिकली देखें, सोशली देखें, ज़्यादा रिजिलियंट है इस प्रकार के शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, गूगल के अगेंस्ट हमारे देश में जो स्टार्टअप लॉबी है ना, उन्होंने एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट फाइल की है। इसके साथ साथ देखो, ये तो चलो एक केस है, यूएसए की कोर्ट ने ना हाल ही में गूगल के अगेंस्ट एक वर्डिक्ट दिया है कि गूगल ने ना अपनी मार्केट डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए एंटी ट्रस्ट लॉज का वायलेशन किया है। तो दोनों केसेस को हम डिस्कस करते हैं, दोनों इश्यूज को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और इवन एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, इवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। सबसे पहले यूएस में जो वर्डिक्ट आया है ना, उसके बारे में हम जानते हैं। हुआ क्या है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या हुआ है। देखो अमेरिका की एक अदालत ने ना ये फैसला दिया है, गूगल जो दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है, गूगल ने ना अपनी मार्केट डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए ना गलत तरीके अपनाए। मतलब जज ने ये बोला कि गूगल ने एंटी ट्रस्ट लॉज का वायलेशन किया है। एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं, देखो एंटी ट्रस्ट लॉज को ना हमारे देश में कंपटीशन लॉज भी कहा जाता है। ये जो लॉज होते हैं ये मार्केट में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए होते हैं, और इन लॉज का वायलेशन किया है गूगल ने। पूरा बैकग्राउंड आपको समझाता हूं। गूगल देखो आज दुनिया की ना सबसे बड़ी सर्च इंजन वाली कंपनी है। जब भी हमें इंटरनेट पे कुछ ढूंढना होता है तो ज़्यादातर लोग गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है ये डोमिनेंस बनी कैसे। यही सवाल यूएस गवर्नमेंट ने भी उठाया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ना 2020 में गूगल के खिलाफ केस दायर किया था, और यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का यह कहना था कि गूगल ने ना अपनी डोमिनेंस बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई जो फेयर कंपटीशन के खिलाफ हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहली चीज डिफॉल्ट सर्च इंजन डील्स। देखो जब भी आप कोई मोबाइल फोन परचेज करते हो ना, तो ना आपको ना उसमें गूगल की जो एप्लीकेशंस है ना प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलेगी। गूगल क्या करता है, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है ना उनको अपना ओएस दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दे देता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि कोई भी आपका फ़ोन परचेज करेगा तो गूगल की एप्लीकेशंस जैसे जीमेल, यूट्यूब, सर्च इंजन, ये सब प्री इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर जो है फ़ोन खरीदने पर सिर्फ इन्हीं एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करे। तो ये गलत है। इवन देखो गूगल ने ना आईफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल से भी डील कर ली। गूगल कहता है हम आपको पैसे देंगे और बदले में ना आईफोन में जो भी पर्सन सर्च करेगा ना, डिफॉल्ट जो सर्च इंजन है वो गूगल ही होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे यूएस गवर्नमेंट ने उठाए कोर्ट के सामने, और कोर्ट में जज थे, इंडियन ही थे, मतलब भारतीय मूल के थे, अमित मेहता। अमित मेहता ने ना 277 पन्नों का एक फैसला सुनाया है जिसमें गूगल को दोषी ठहराया है। अमित मेहता जो जज हैं, इन्होंने बोला गूगल का जो मार्केट शेयर है ना सर्च इंजन सर्विसेज में वो 89.2% है। इवन मोबाइल डिवाइसेस में तो ये और भी ज़्यादा है, 94.9%। मतलब 100 में से 95 जो लोग हैं ना मोबाइल में कुछ उन्हें सर्च करना होता है ना, वो गूगल सर्च इंजन का सहारा लेते हैं। लेकिन गूगल ने ना एंटी ट्रस्ट लॉज का वायलेशन किया है, ये माना है जज ने, यानी अदालत ने। तो अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे? रिपरकशंस में देखो फाइन देना पड़ सकता है गूगल को, इसके साथ साथ
अभी जो गूगल डील साइन कर लेता है ना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के साथ कि हमारी एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, शायद इस पे रोक लगा दी जाए। इस पे रोक लग जाएगी तो देखो लोग फिर बाकी सर्च इंजन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इनोवेशन प्रमोट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो देखो जो ग्लोबल एग्जाम्पल है, यूएसए का केस है। बट इसके साथ साथ देखो इंडिया में जो स्टार्टअप लॉबी है ना, उन्होंने भी एक केस फाइल किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गूगल की एलिज्ड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं इंडिया की स्टार्टअप लॉबी ने क्या पॉइंट्स बोले हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को गूगल के अगेंस्ट। सबसे पहला पॉइंट इंडिया की स्टार्टअप लॉबी ने गूगल के अगेंस्ट बोला है कीवर्ड बीडिंग से संबंधित। देखो आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। मान लीजिए आप ना किसी देसी स्मार्टफोन नाम की एक छोटी सी कंपनी चलाते हो। आप चाहते हो कि जब लोग ना बजट स्मार्टफोन सर्च करें गूगल में या किसी दूसरे सर्च इंजन में, तो ना आपका ऐड दिखना चाहिए वहां पे। तो आप गूगल एडवर्ड्स पर ऐड चलवाना चाहते हो। गूगल बोलता है कि आप देखो बजट स्मार्टफोन कीवर्ड पे अगर ऐड चलवाना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे अगर कोई 1% क्लिक करेगा तो। लेकिन देखो जो सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो एक क्लिक के लिए 50 रुपए, 100 रुपए, इवन 200 रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो रिजल्ट जब भी कोई बजट स्मार्टफोन कीवर्ड से सर्च करेगा ना, तो सैमसंग का ऐड ही टॉप पर दिखेगा और आपकी जो कंपनी है देसी स्मार्टफोन, उसका ऐड या तो बहुत नीचे चला जाएगा या फिर नहीं दिखेगा। तो प्रॉब्लम यह है छोटी कंपनीज ना कॉम्पीट नहीं कर पाती, चाहे उनका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि उनका ऐड कभी दिखता ही नहीं है। और देखो एडवर्टाइजमेंट करवाने के मामले में गूगल की मोनोपोली है। गूगल अपना 97% जो रेवेन्यू कमाती है ना, वो एडवर्टाइजमेंट से ही कमाती है। तो ये पहली शिकायत है हमारी स्टार्टअप लॉबी की। इसके बाद दूसरी शिकायत है सेल्फ प्रेफरेंसिंग। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं ये सेल्फ प्रेफरेंसिंग वाली शिकायत क्या है। मान लीजिए आप ना भारत मैप नाम की एक छोटी लोकल मैपिंग ऐप बनाते हो जो इंडियन स्ट्रीट्स और लैंडमार्क्स को बेहतर तरीके से दिखाता है। अब देखो कोई यूजर गूगल पे बेस्ट मैप फॉर दिल्ली सर्च करता है ना, तो गूगल का जो रिजल्ट्स है ना वो ये दिखाएगा, सबसे ऊपर गूगल मैप को ही दिखाएगा। उसके बाद शायद इंटरनेशनल ऐप्स जैसे एप्पल मैप्स को दिखाएगा। लेकिन आपकी जो मैप वाली एप्लीकेशन है ना, उसको गूगल बहुत बाद में दिखाएगा, बेशक वो दिल्ली के मैप के लिए बेस्ट हो। तो प्रॉब्लम ये है यूजर्स को ना बेस्ट लोकल ऑप्शंस नहीं मिल पाते और इंडियन कंपनीज का ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है। गूगल अपनी सर्विसेज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज को प्रेफरेंस देता है। लोकल कंपनीज की सर्विसेज सर्च इंजन में दिखती ही नहीं है या फिर बहुत लेट दिखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इशू है वो है डेटा मोनोपोली से संबंधित। देखो सपोज आप ना देसी टेक रिव्यूज नाम का एक कोई यूट्यूब चैनल चलाते हो जहां ना आप इंडियन गैजेट्स को रिव्यू करते हो। जब कोई आपके वीडियोस देखता है, गूगल जो यूट्यूब का मालिक है वो सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है उस यूजर से संबंधित। अब देखो जब वो यूजर गूगल सर्च यूज करता है ना, किसी और वेबसाइट पे जाता है जहां पे गूगल एड्स हैं, वहां पे ना उसे इंडियन गैजेट्स के ऐड दिखेंगे। लेकिन आपको जो एक्चुअल आप कंटेंट क्रिएटर थे, आपकी वीडियो से गूगल ने डेटा कलेक्ट किया उस यूजर से संबंधित और बाद में वो दूसरी जगह पे गया, वहां पे भी उसको ऐड दिखाई गई जो उसने आपके चैनल पे देखा था। लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिलता, सारा का सारा फायदा गूगल को मिलता है। प्रॉब्लम यह है मतलब गूगल ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म से डेटा कलेक्ट करके उसका फायदा उठाता है, जबकि इंडिविजुअल क्रिएटर्स या वेबसाइट को यह एडवांटेज नहीं मिलता। तो इन सब एग्जाम्पल से देखो ये क्लियर होता है गूगल का जो इकोसिस्टम है ना वो छोटी कंपनीज और लोकल बिजनेसेस के लिए अनफेयर है। वो अपने साइज, अपने रिसोर्सेज और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कलेक्टेड डेटा का फायदा उठाकर मार्केट में डोमिनेंस मेंटेन करता है। इसी वजह से जो हमारे देश की स्टार्टअप लॉबी है उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से इस चीज की शिकायत की है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया बांग्लादेश वाला इशू हमने जो डिस्कस किया उस पे है, और फिर ये $30 ट्रिलियन
कि इकोनॉमी हमें बनानी है 2047 से पहले, चैलेंजेस हैं, तो इस पे क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर 250 वर्ड्स में आपको देने हैं, दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।